हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू एएनटी एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा लाइव सेशन हो नहीं पाया, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस का एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो हमारे पास जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग एजम्पशंस का, तो ये वो एजम्पशंस हैं जिनके बेस पे हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी होता है। ठीक है, तो आप जब कभी भी अकाउंटिंग करते हो या अकाउंटेंसी करने का बात करते हो या बुक कीपिंग का बात करते हो, ठीक है, तो बुक कीपिंग करने के टाइम पे ये बेसिक एजम्पशंस होते हैं जिसको आप ऑलवेज माइंड में रख के चलते हो। अगर ये एजम्पशंस नहीं होते तो आपका बुक कीपिंग रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका एजम्पशन है दैट इज गोइंग कंसर्न। तो यहाँ पे कंसर्न मतलब ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। तो जब मैं कहता हूँ गोइंग कंसर्न, आई मीन टू से कि जो हमारा बिजनेस है उसका लाइफ एकदम परपेचुअल होगा। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस विल हैव अ लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ। जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस का लाइफ बहुत ही स्टेबल होगा और लॉन्ग पीरियड चलेगा बिजनेस। शॉर्ट टर्म में आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। ये आपका सबसे पहला एजम्पशन होता है। तो वेन एवर यू स्टार्ट द बिजनेस और वेन एवर यू स्टार्ट विद द अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, आप ये मान के चलते हो कि आपका जो बिज़नेस है उस बिज़नेस का लाइफ स्टेबल होगा और उसका लाइफ लॉन्ग होगा। हमारा बिज़नेस नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा। ठीक है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी का। सो सेकंड एजम्पशन है आपका कंसिस्टेंसी। तो जब मैं बात करता हूँ कंसिस्टेंसी, आई मीन टू से कि जो हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है, देखिए मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास बेसिकली दो मेथड है ना। हम लोग जनरली दो मेथड यूज़ करते हैं। वैसे तो 7-8 मेथड है हमारे पास, बट जो मोस्ट पॉपुलर मेथड्स है वो दो, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है ना, WDV और SLM। तो जब बात आता है कंसिस्टेंसी का, तो कंसिस्टेंसी कहता है इफ़ अगर आपने फर्स्ट ईयर में आपका बिजनेस फॉर्म हुआ एंड इन द फर्स्ट ईयर आपने फॉलो किया है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो थ्रू आउट दी अपकमिंग ईयर्स, ठीक है ना, जितना साल बिजनेस चलेगा, इन ईच एंड एवरी पर्टिकुलर ईयर आप स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करोगे। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में फॉलो किया था स्ट्रेट लाइन मेथड। यही बात कहता है कंसिस्टेंसी। और वही अगर आप फॉलो करते हो फर्स्ट ईयर में WDV दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो कंटिन्यूसली आप फॉलो करोगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सेम फंडा अगर हम बात करते हैं स्टॉक वैल्यूएशन का, तो स्टॉक वैल्यूएशन में आपने पढ़ा होगा कि आपके पास जनरली दो मेथड होते हैं। एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज फीफो मेथड, और सेकंड होता है वेटेड एवरेज मेथड दैट इज WAM। तो अगर आप जिस पर्टिकुलर स्टॉक वैल्यूएशन की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो उसको ही फॉलो करोगे, अनलेस एंड अनटिल सर्कमस्टेंसेस डिमांड, कि अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट उस पर्टिकुलर पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत है तो ही आप चेंज करोगे। ठीक है ना। एक एग्जांपल देता हूँ कि आप पहले सोल ट्रेडर थे, तो कैसा सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आप दोनों में से कोई भी मेथड, जब बात आता है डेप्रिसिएशन का, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। आप SLM भी यूज़ कर सकते हो, आप WDV भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपने डिसाइड किया कि अब हम हमारे सोल ट्रेडिंग कंसर्न को कन्वर्ट कर देंगे कंपनी में। तो जैसे ही आपने सोल ट्रेडिंग को कंपनी में कन्वर्ट किया, यहाँ पे पिक्चर में आता है कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट आपको प्रोहिबिट करता है टू यूज़ स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जैसे ही आपने कंपनी फॉर्म किया, आपको अपना मेथड चेंज करना ही होगा। ठीक है, तो देखो ये वही कहता है कि एनी पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बिजनेस एंड इट नीड नॉट बी चेंज्ड जनरली अनलेस एंड अनटिल सर्कमस्टेंसेस डिमांड। ठीक है, तो फर्स्ट गोइंग कंसर्न, सेकंड कंसिस्टेंसी। नाउ थर्ड आता है एक्रूअल बेसिस। तो देखिए एक्रूअल बेसिस का बात हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको कुछ बात क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे पास बुक कीपिंग के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बेसिकली 3 मेथड होते हैं। एक होता है कैश बेसिस। तो जब हम बात करते हैं कैश बेसिस का, तो कैश बेसिस बात करता है एकदम सिंपल, ये कहता है कि अगर आपको कैश मिला तो वो आपका इनकम, आपने कैश पेमेंट किया वो आपका एक्सपेंडिचर। आपको ये नहीं देखना कि वो पर्टिकुलर कैश जो आपको रिसीव्ड हो रहा है वो लास्ट ईयर का था, करंट ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है। मतलब हम आउटस्टैंडिंग और एडवांस के बारे में फिक्र ही नहीं करते। हम यहाँ पे बातों को स्ट्रेट रखते हैं। कैश मिला तो इनकम,
पेमेंट किया तो एक्सपेंस, सिंपल इनकम माइनस एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे हम बिल्कुल भी अंदर सोचते नहीं है कि कितना आउटस्टैंडिंग है कितना एडवांस है, ठीक है। तो अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। और सेकंड आता है एक्रूअल बेसिस। अब एक्रूअल को हम कहते हैं मर्केंटाइल भी कहते हैं, ठीक है। आप अगर वेरियस ऑथर्स के बुक पढ़ोगे तो कुछ ऑथर्स लिखते हैं एक्रूअल, कुछ ऑथर्स लिखते हैं मर्केंटाइल। सो अब मर्केंटाइल में क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई कितना आउटस्टैंडिंग है और कितना एडवांस है। मतलब जो करंट ईयर का आपने पेमेंट किया वो तो लेके चलना ही है, लेकिन उस करंट ईयर में आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट करोगे। किसका, तो आउटस्टैंडिंग का भी और एडवांसेस का भी। जबकि कैश में ऐसा नहीं था, कैश में आपने सिर्फ पैसा आया तो इनकम बोला, पैसा गया तो आपने उसको एक्सपेंस बोल दिया। लेकिन एक्रूअल में आप क्या करते हो, आप बात करते हो आउटस्टैंडिंग और एडवांस का। देखिए, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट एक्रूज एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे एक्रू, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास काम किया ऑन सैलरी, 1 महीना मैंने काम किया आपके पास, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको मुझे पेमेंट करना है 10,000, लेकिन आपने मुझे पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन मेरा राइट तो आएगा ना, बिकॉज मैंने आपके पास फॉर द होल मंथ काम किया है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क आप मुझे पेमेंट करोगे रेम्यूनरेशन। अब एक्रूअल बेसिस कहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने पेमेंट किया कि नहीं किया। मैंने काम किया तो मुझे मिलना चाहिए, आपने काम करवाया आपको पेमेंट करना चाहिए। तो कैसा है, ये राइट टू रिसीव आ जाता है हमारा, मतलब एग्री हो जाता है। तो यहाँ पे बात आता है राइट का बात आता है कि जब आपका राइट अराइज होता है, मतलब आपने काम किया आपको पैसा मिलना चाहिए, तो वो कहता है रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। मिला नहीं मिला अलग बात है, आपने काम किया आपको राइट आया आप रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस में ये चलता है कि आपने काम कर लिया है तो आपको पैसा मिलना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग। तो मेरे हिसाब से आउटस्टैंडिंग हो गया, सॉरी मेरे हिसाब से मुझे मिलना बाकी है, तो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग इनकम है, आपके लिए हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये होता है एक्रूअल बेसिस, है ना। ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर टू बी कंसीडर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट द रेवेन्यूज आर रिसीव्ड इन कैश और नॉट, और एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश और नॉट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड और accrued and expenses are recognized when these are incurred, clear। तो आपका जो assumptions है, ठीक है ना, जो आपके फंडामेंटल assumptions हैं, तो इन फंडामेंटल assumptions में हम लेके चलते हैं हमारे एक्रूअल बेसिस को, कि हम ऑलवेज एक्रूअल बेसिस पे काम करेंगे, हम कभी कैश बेसिस पे काम नहीं करते। और अगर बात चला है तो मैं आपको बता दूँ, थर्ड होता है आपका मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। इसमें क्या होता है कि हम जो कैश बेसिस है और जो हमारा एक्रूअल बेसिस है उन दोनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, ठीक है। रेवेन्यू एंड एसेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस whereas expenses are generally taken on accrual basis, ठीक है। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, these laws in India prohibits the यूज ऑफ दिस मेथड, ठीक है। जो इंडिया के लॉज हैं वो इस मेथड को प्रोहिबिट करते हैं यहाँ पे। तो इंडिया में आप मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो दो मेथड हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, उसमें से भी आप लेके चलोगे एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो अगर आप बातों को करना चाहो इन शॉर्ट में, तो हमारे पास फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है और 3 हैं। फर्स्ट, गोइंग कंसर्न, दैट इज बिजनेस का लाइफ एकदम लॉन्ग एंड स्टेबल होगा। सेकंड है कंसिस्टेंसी, मीन्स आप जो पॉलिसीज अप्लाई करोगे उन पॉलिसीज को आप कंटिन्यूसली सेम वे में रिकॉर्ड करोगे। और थर्ड है एक्रूअल बेसिस, मतलब कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपको पैसा मिला है कि नहीं मिला है, अगर आपने काम किया है आपका राइट अराइज हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करना है, मीन्स यहाँ पे रिकॉर्ड करना है आउटस्टैंडिंग एंड एडवांसेस, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।